हेलो दोस्तों, तो फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टोरी में। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाली है। साइंस का एक पार्ट में आपके लिए लेकर के आया था, जिसमें से आधे जो बहुविकल्पी प्रश्न डिलेट थर्ड सेमेस्टर साइंस के जो आधे अतिलघुत्री क्वेश्चन थे, ये सभी आपके क्वेश्चन करवा दिए गए थे। मैंने बोला था कि 2 पार्ट में लेकर के आऊँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इस वजह से दोस्तों यहाँ पर मैं आप यहाँ से शुरुआत करूँगा अपने सेकेंड पार्ट को, और सेकेंड पार्ट में आपके जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे के सारे इसी वीडियो में हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है ना, इसी वीडियो में हम लोग खत्म कर देंगे। बिल्कुल आप लोग टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले अगर प्रश्न की बात करते हैं तो आवर्तकाल किसे कहते हैं, यानी आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल किसे कहते हैं। तो भाई एक दोलन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं भैया, आवर्तकाल कहते हैं। अगर बात करें यहाँ पर कि तरंगे कितने प्रकार की होती, तो तरंगे भैया 2 प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य 2 प्रकार की तरंगे होती हैं। इन तरंगों के बारे में आपने आज नहीं पहले भी पढ़ रखा है, कक्षा 10 में पढ़ रखा होगा, 8 में पढ़ रखा होगा, और अगर आपने इंटर किया होगा साइंस साइड से तो उसमें भी पढ़ा होगा। ये तरंगे जरूर से जरूर आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, मतलब बताने की जरूरत ही नहीं है। किसी तरंग की आवृत्ति चाल या तरंग दैर्ध्य में संबंध बताइए। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं कि किसी तरंग या की जो आवृत्ति होती है वो n यथा चाल को v से तथा तरंग दैर्ध्य को पाई से, या फिर यानी कि चाल बराबर आवृत्ति गुणी तरंग दैर्ध्य से हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी यानी कि फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी क्या होती है, दर्पण के ध्रुव जो होता है, ठीक है, दर्पण का जो ध्रुव होता है उससे लेकर के और फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव तक की दूरी होती है, उसी को क्या कहते हैं भैया, उसी को फोकस कहते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर हमारा कि ध्वनि की प्रबलता तथा मृदुता किससे ज्ञात की जाती है। तो भैया ध्वनि की ज्ञात की जाती है, किससे ज्ञात की जाती है, ध्वनि की। ध्वनि का वे कितना होता है, v बराबर n। ठीक है ना। परिकल्पना से आप क्या समझते हैं, तो परिकल्पना का अर्थ होता है किसी घटना के कारण को बताने के लिए पहले से ही क्या करना होता है भैया, पहले से ही यहाँ पर विचार बनाना या फिर कल्पना करना होता है। ग्रेविटी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो सर आइजैक न्यूटन ने किसकी खोज की थी भैया, ग्रेविटी की उन्होंने खोज की थी। किसने की थी, सर आइजैक न्यूटन ने की थी। अगर हम बात करें यहाँ पर कि पाई का मान किस वैज्ञानिक ने बताया था, तो आर्यभट्ट ने पाई का मान बताया था। पाई का मान कितना होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बात करते हैं यहाँ पर कि पौधे के संवेदनशीलता का सबसे पहले किसने पता लगाया, तो जगदीश चंद्र बसु ने लगाया था सबसे पहले। पौधे की संवेदनशीलता जो होती है उसका सबसे पहले पता किसने लगाया था, तो जगदीश चंद्र बसु ने लगाया था। अगर बात करते हैं यहाँ पे कि 2 भारतीय तथा विदेशी वैज्ञानिकों के नाम बताइए, तो 2 भारतीय वैज्ञानिक, सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक सर CV रमन और S रामानुजम। उसके बाद विदेशी वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर और मैडम क्यूरी जो हैं, ये विदेशी वैज्ञानिक थे। यानी कि 2 वैज्ञानिकों के नाम बताना था, जिसमें से 2 आपको इंडियन और 2 आपको विदेशी, यानी पहले 2 भारतीय और 2 विदेशी फॉरेन। ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि मस्तिष्क की जांच जो होती है, मस्तिष्क की जांच करने वाली मशीन का नाम क्या होता है, तो स्कैनर या फिर CT स्कैन कहते हैं उसको। वो मशीन होती है, CT स्कैन मशीन होती है। ठीक है, लेकिन वो भी क्या करती है, स्कैन ही करती है वो। ठीक है, तो CT स्कैन कह सकते हैं उसको। अगर बात करते हैं यहाँ पर कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, तो जिन जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सिंपल सी बात भैया, सूक्ष्म जीव होंगे मतलब सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि सूक्ष्म जीवों के प्रकार बताइए, तो सूक्ष्म जीवों के प्रकार क्या होते हैं भैया। सूक्ष्म जीवों को 5 समूहों में रखा गया है। पहला आपका प्रोटोजोआ, दूसरा शैवाल हो जाएगा, तीसरा आपका कवक हो जाएगा, उसके बाद जीवाणु आपका हो जाएगा तथा विषाणु। ये सभी क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों के प्रकार होते हैं। ठीक है ना, सूक्ष्म जीवों के प्रकार होते हैं, नॉर्मल सी बात हो गई। अब अगर यहीं पर हम बात करेंगे कि सूक्ष्म जीवों को नापने की इकाई क्या होती है, तो माइक्रोन में इनको नापते हैं। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, 1/1000 mm होता है, मिमी होता है या mm कहते हैं, मिलीमीटर होता है। ठीक है ना। बात करते हैं यहाँ पर कोई 3 संक्रमणीय रोग बताना है, तो सर्दी, जुखाम, हैजा और चेचक। सर्दी जुखाम कह लीजिए एक संक्रमणीय रोग होता है, सर्दी जुखाम संक्रमणीय रोग होता है, हैजा भी एक संक्रमणीय रोग होता है, और चेचक जो होता है ये भी आपका संक्रमणीय रोग होता है। दही बनने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है, तो लैक्टोबैसिलस। ये आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आए हो लैक्टोबैसिलस के बारे में। किसी 2 प्रतिजैविक औषधियों के नाम बताना है आपको, तो पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है, ये प्रतिजैविक जो औषधियों के नाम हैं। पेनिसिलिन होता है, एक होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि कार्बन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना हुआ है,
तो कार्बो शब्द से बना हुआ। किस शब्द से भैया बना हुआ है? कार्बो शब्द। जो हमारा धावन सोडा होता है तथा खाने की सोडे का रासायनिक नाम आपको लिखना है, यहाँ पर रासायनिक सूत्र के साथ लिखना है। तो भैया सबसे पहले अगर हम बात करते हैं धावन सोडा के बारे में, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, और खाने का एक सोडा होता है जिसे हम सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं। यही अंतर होता है हमारा धावन सोडा और खाने के सोडे में। धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट, खाने का सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट। यानी कि धावन सोडा जो होता है यानी सोडियम कार्बोनेट जो होता है Na2CO3 और 10H2O होता है, जबकि अगर खाने वाले सोडा की बात करते हैं तो ये NaHCO3 होता है हमारा खाने वाले सोडा, जिसे हम सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर कि दहन की प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है। तो दहन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है। मतलब अगर हम अब माचिस भी अगर हम जलाते हैं, यहाँ पर लेटर वगैरह भी जलाते हैं, तो उसको ऑक्सीजन जब तक नहीं मिलेगी तो भैया वो जलेगा ही नहीं, चाहे कितना भी ज्वलनशील पदार्थ उसमें डाल दें। ठीक है ना। बात करते हैं यहाँ पर कि कार्बन और कार्बन युक्त यौगिकों के दहन से कौन सी गैस बनती है। तो CO2 बनती है। कौन सी गैस बनती है सर? CO2 बनती है। उसके बाद ज्वलन ताप क्या है? जिस ताप पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलने लगता है तो वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है ना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर, जो कि कहता है हमारा कि रक्त दाब नापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो रक्त दाब के नापने की यंत्र जो होती है उसे हम दाबांतर मापी कहते हैं। रक्त दाब किसे कहते हैं? तो रक्त दाब क्या होता है? यानी रक्त दाब यानी हृदय द्वारा रक्त निश्चित लय या क्रम में पंप किया जाता है, जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, वही होता है ना। यानी कि रक्त बंद नलिकाओं में बहता है, अतः यह नलिकाओं के दीवारों पर दबाव डालता है और इसे ही रक्त दाब कहते हैं या फिर ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि जीवाश्म का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो जीवाश्म का अध्ययन भाई साहब सिंपल सी बात है, या किसमें किया जाता है? तो जीवाश्म का जो अध्ययन है वो जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत आता है। ऊष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है। तो ऊष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान यानी तापांतर यानी प्रारंभिक तथा अंतिम ताप के अंतर यानी त्रिभुष्टि तथा विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर कि ऊर्ध्वपातन पदार्थ किन्हें कहते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके जो है ना पहले आपके कराए जा चुके हैं, मतलब ये मत सोचिएगा आप लोग इतना सुपर फास्ट तरीके से कराया जा रहा है तो सर ये कभी अभी अब तक हमको पढ़ाई नहीं किया। भैया आपने अगर डिटेल वाली क्लास देखी होगी तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन आपका चल रहा है, क्योंकि पेपर का तो अभी आपको पता है ना भैया, पेपर का तो पता है नहीं, तो आपकी तैयारी और बेटर तरीके से हो जाएगी। जितना ज़्यादा आप लोग तैयारी कर लोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, उतना ही आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातन पदार्थ किसे कहते हैं? यानी कि कुछ ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं। कैसे होते हैं वो चीज़ आगे देखिए। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहते हैं, जैसे कि कपूर और नवसादर। ये क्या होते हैं? इनको भैया ये होते तो ठोस हैं। कपूर क्या होता है? ठोस होता है, लेकिन इसको अगर हम गर्म करेंगे तो ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, सीधे गैस में उड़ जाता है। ठीक है, इसी तरह से हमारा नवसादर भी होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर हम लोग दोस्तों यहाँ पर कि ऊष्मीय प्रसार किसे कहते हैं। यानी कि पदार्थ यानी ठोस हो चाहे द्रव हो चाहे गैस हो, गर्म करने पर फैलते हैं तथा ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं पदार्थों के, इस प्रसार को ऊष्मीय प्रसार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कि सूर्य ग्रहण किस दिन होता है। तो सूर्य ग्रहण जो होता है वो अमावस्या के दिन होता है। कब होता है मेरे भाइयों? अमावस्या के दिन होता है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि समतल दर्पण पर आपतित किरण अविलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है, परिवर्तित किरण अविलंब के बीच का कोण ज्ञात करो। तो भैया सिंपल सी बात है कि जो समतल दर्पण होते हैं उनमें आपतित किरण, देखिए समतल दर्पण के यहाँ पर मैं इमेज ऐड कर देता तो ज़्यादा बेटर आपको अच्छे से समझ में आ जाता, लेकिन मुझे याद नहीं था इसलिए मैं ऐड नहीं कर पाया। आपतित किरण अविलंब से 45 डिग्री के कोण बनाती है, तो परिवर्तित किरण अविलंब के बीच कोण ज्ञात करो। तो आपतित किरण व अविलंब के बीच भी यहाँ पर 45 डिग्री का ही कोण बनेगा। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा, है ना, ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर हम लोग दोस्तों यहाँ पर कि जो हमारा प्रकाश की एक किरण है, ठीक है ना, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर अविलंबवत पड़ती है
ये आपतन तथा परिवर्तन के मान बताओ। तो उत्तर में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा कि प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण अभिलंबवत पड़ती है, अतः आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण का मान 0 होगा। क्या होगा भैया? 0 डिग्री होगा। कौन सा डिग्री होगा? 0 डिग्री होगा। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर कि परावर्तन के नियम क्या है। परावर्तन के क्या नियम है? यानी कि जब आपतित किरण आपतन बिंदुओं पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं तथा आयतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसे परावर्तन के नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इसे परावर्तन के नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की कितनी होती है? ध्वनि की कितनी होती है? तो 332 मीटर पर सेकंड होती है। कितनी होती है सर? 332 मीटर पर सेकंड होती है। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, है ना। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की, जो कि हमारा कहता है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि से ध्वनि की चाल में कितनी वृद्धि होती है? तो 0.6 मीटर पर सेकंड की वृद्धि जो है वो होती है। 20,000 हर्ट्ज जो होता है, इससे अधिक आवृत्ति की ध्वनि कौन सुन सकता है? तो कुछ जंतु जैसे कि कुत्ता जो है वो इससे अधिक हर्ट्ज में सुन सकता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी वो मतलब अगर उसके बगल से आप निकलोगे ना तो वो मतलब कितना भी धीमे निकलो, कितना भी धीरे निकलो, लेकिन वो सुन लेता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो सुन भी लेता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि किसी खाली पड़े बड़े कमरे या हॉल में आवाज़ करने पर उसकी गूंज सुनाई देती है। क्यों? क्यों सुनाई देती है भाई? यानी कि अगर हम बात करते हैं कि किसी खाली कमरे में जो हॉल या आवाज़ करने पर ध्वनि का परावर्तन बार बार होता है, बार बार इधर से टकराई आवाज़, उधर से टकराई आवाज़, क्योंकि उसके अंदर है तो कुछ नहीं ना जो इसको ऑब्जॉर्ब कर ले, ठीक है ना, मतलब अपने अंदर खींच ले आवाज़ को। तो इस प्रकार ध्वनि के बार बार परावर्तन होने से गूंज सुनाई पड़ती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 2016 में पूछा भी गया है कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? सूत्र लिखिए। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? यानी किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और यह गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के रूप में 2 प्रकार की होती हैं। अतः यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर कि प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि 0 उत्पाद और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ये भी आपका 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। 16.6 मीटर। कितना होना चाहिए? 16.6 मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि सिराएँ क्या हैं। सिराएँ क्या हैं, इनका मुख्य कार्य क्या होता है? तो सिराएँ और धमनियों में अंतर भी आपको पता होगा, 2016 में क्वेश्चन पूछा भी गया। यानी नासिकाओं का समूह जो शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान सिराएँ पर ले जाने का कार्य करती हैं, सिराएँ कहलाती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया का कोई 2 उदाहरण लिखना है। प्रतिवर्ती क्रिया का कोई 2 उदाहरण लिखना, ये भी आपका क्वेश्चन जो है 2016 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। पहला हो जाएगा बंदूक से गोली चलना, दूसरा नाव से बाहर निकलते समय नाव का पीछे जाना। नाव से बाहर निकलते समय नाव देखिए हल्का सा पीछे जाती है ना, उसी तरह बंदूक से जब गोली निकलती है तो बंदूक भी हल्का सा पीछे जाती है, ठीक है, यही होते हैं प्रतिवर्ती। आगे बात करते हैं नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, इसको लिखना, ये भी आपका 2016 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। यानी कि यह कभी खत्म ना होने वाली ऊर्जा है नवीकरणीय ऊर्जा, और इसे अन्य ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, जैसे कि आपका पवन ऊर्जा हो गया, इसे हम परिवर्तित कर भी सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की, जो कि हमारा कहता है कि रासायनिक परिवर्तन किससे कहते हैं, लिखना है आपको। 2016 में क्वेश्चन पूछा भी गया। रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसा C6CO2 प्लस 12H2O मिलकर के क्या बनता है? C6H2O6 प्लस 6O2 बनता है, ये होता है, ठीक है ना। बात करते हैं यहाँ पर हम लोग कि रसोई घर में प्रयोग होने वाले द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगने पर उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ का नाम लिखना है। तो उसमें मिलाए जाने पदार्थ ये आपका 2017 में पूछा गया दोस्तों।
2017 में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर ये कि द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसे हम LPG के नाम से जानते हैं, कि रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें गंध वाला पदार्थ एथिल मरकैप्टन, जिसे C2H5SH मिश्रित कर दिया जाता है। तो LPG मुख्यतः आइसोब्यूटेन एवं प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है जो कि गंधहीन होती है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि क्रांतिक कोण से क्या अभिप्राय है, लिखना। ये भी आपका 2017 में क्वेश्चन पूछा भी गया। क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण किसे कहता है? यानी कि क्रांतिक कोण होता ये है कि कांच से वायु में जाते हुए प्रकाश का अपवर्तन होता है। कांच में क्या होता है? क्रांतिक कोण ही बनता है। जैसे भैया कांच है हमारा, है ना, कांच है, तो कांच में क्या हो रहा है, ये कांच है हमारा, मान लीजिए, तो सामने फिगर में आपको दिया गया है कांच है, तो कांच में भैया जब वायु है वो जाएगी, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन होगा। क्योंकि कांच की अपेक्षा वायु विरल माध्यम है, तब अपवर्तन कोण और आपतन कोण से अधिक होता है। यहाँ पर क्रांतिक कोण भी आपको दर्शाया गया, वायु के साथ भी R बराबर 90 डिग्री यहाँ पर आपको दर्शाया गया। यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए तो स्थिति ऐसी आती है जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, R जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है। और इस दशा में अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल को छूती हुई निकल जाती है, और ऐसी स्थिति के आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। दोनों को देखिए ना, निकलती जाती है, तो यहाँ पर दोनों कोणों को क्या कहते हैं? एक ये आपका बनता है और एक आपका ये बनता है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मुख्य अंतर लिखना है। ये आपका 2017 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एकल बंध होते हैं, जैसे कि CH4 यानी कि C के कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन, चारों तरफ हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है, तो ये CH4 हो जाएगा। उसके बाद अगर यहीं पर हमारे 6 होते हैं या 5 होते हैं, तो इसे मान लीजिए 6 होते हैं, तो यहाँ पर CH6 हो जाएगा, ये होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात होती है यहाँ पर जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल या ट्रिपल बंध उपस्थित होते हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए C2H2 हो गया, तो C के 2 यहाँ पर बराबर H2 के 2, ठीक है ना। C2H2 इस तरह से भी C2H2 को हम डिनोट कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर कि किन्हीं दो खाने वाले अर्थात सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कवक का नाम बताइए। तो कैथलेरस और मशरूम, ये कवक ही होता है भैया, 2017 में पूछा गया ना, ये कवक ही होता है जिसको हम लोग खाते हैं। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, लिखना है आपको, 2017 में पूछा भी गया है। तो सूर्य का प्रकाश अथवा अन्य किसी स्रोत का श्वेत प्रकाश 7 रंगों, जैसे कि आपका बैगनी और पीला, जैसे बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल से मिलकर बना होता है। प्रकाश के श्वेत किरण को विभिन्न रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण तथा विभिन्न रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं, और इसमें रंगों का क्रम निश्चित रहता है। ये आपका प्रश्न जो है दोस्तों, ये 2017 में पूछा भी गया है। ये आपका प्रश्न 2017 में पूछा भी गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, दाब का इकाई मात्रक क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया है। तो इसका इकाई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और इसे पास्कल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। कोल गैस क्या होती है? कोल गैस क्या होती है? कोल गैस यानी कि यह हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मैथेन, एथिलीट और एसिटिलीन आदि का जो है वो मिश्रण होती है। यानी कि कोल गैस की अगर हम बात करते हैं तो कोल गैस ईंधन व प्रदीपक के रूप में प्रयुक्त होती है, और गैस में उपस्थित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एथिलीट, एसिटिलीन के जलने से प्रकाश उत्पन्न हो जाता है या प्रकाश उत्पन्न होता है। रेल की 2 पटरियों के बीच थोड़ी जगह क्यों छोड़ दी जाती है? तो यहाँ पर रेल की पटरियों के बीच थोड़ी जगह क्यों आखिरकार छोड़ दी जाती है? यानी कि रेल की जो 2 पटरियाँ होती हैं इनके बीच थोड़ी जगह इसलिए छोड़ दी जाती है क्योंकि गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी होने से लोहा गर्मी पाकर फैलता है, ठीक है। लोहा क्या करता है? गर्मी पाकर फैलता है। इस वजह से जगह की कमी ना हो, इसी वजह से वहाँ पर थोड़ी सी जगह जो है वो छोड़ दी जाती है। ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा इसको भी, ठीक है ना। आगे बात करते हैं यहाँ पर हम लोग की आयाम से क्या अभिप्राय है। तो कंपन करने वाली वस्तु का अपनी मध्यमान स्थिति में अधिकतम विस्थापन को उस वस्तु के कंपन का आयाम कहते हैं। इसे अक्षर ए द्वारा व्यक्त करते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। आयाम का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है।
आगे बात करते हैं यहाँ पर कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, यह कैसे होता है। तो सूर्य ग्रहण की बात अगर हम यहाँ पर करते हैं तो सूर्य ग्रहण क्या मतलब कि सूर्य ग्रहण का मतलब वही होता है कि भैया सूर्य हमें ना दिखाई देना, मतलब सूर्य ग्रहण। सूर्य कब नहीं दिखाई देगा वो चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ भैया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए बताया भी गया है कि सिंपल सी बात है सूर्य हमको कब नहीं दिखाई देगा। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर हैं, एक मिनट मैं आपको अच्छा समझा दूँ। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए राम है, यहाँ पर श्याम है, ठीक है, राम है यहाँ पर श्याम है, और राम जो है वो सूर्य हैं, राम जो है वो सूर्य हैं, और श्याम जो है वो पृथ्वी हैं। श्याम क्या है, पृथ्वी, मतलब हम लोग पृथ्वी पे हैं, तो भैया हम ही को तो दिखाई देगा ना सूर्य ग्रहण। तो राम और श्याम के बीच जब कोई आ जाएगा तभी श्याम को राम नहीं दिखेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा आ गया, इन दोनों के बीच चंद्रमा आ गया, तो चंद्रमा जब आएगा तभी श्याम के आगे चंद्रमा आ जाएगा, उसके आगे मतलब आके मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा कौन है, लक्ष्मण है, मान लीजिए लक्ष्मण जी हैं। तो लक्ष्मण जब आके खड़े हो जाएंगे तो श्याम को पूरी तरीके से राम दिखाई नहीं देंगे। तो यही हमारा सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है, जब इन दोनों के बीच में सूर्य आ जाता है तो भैया चंद्र ग्रहण हो जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं इनमें मतलब कोई उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत, थोड़ा सा आप सोचेंगे बस आपके सामने आंसर होगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि प्रकुंचन दाब क्या होता है, यानी हृदय प्रकुंचन के समय यह दाब अधिक होता है तथा हृदय शिथिलन के समय कम होता है। इसे रक्त दाब यानी बीपी ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसकी दो अवस्थाएं होती है, प्रकुंचन और शिथिलन विधि। प्रकुंचन क्या होता है, यानी यह रक्त दाब की ऊपरी सीमा है जो हृदय संकुचन की अवस्था प्रदर्शित करती, और शिथिलन दाब क्या होता है, यह रक्त दाब की निचली सीमा है जो हृदय शिथिलन की अवस्था प्रदर्शित करती है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर प्रश्न हो जाएगा हमारा कि मानव कान किस सीमा के बीच की आवृत्ति की ध्वनियों को सुन सकता है। तो ये चीज़ मैंने आपको अभी ऊपर इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया भी था। इसका जो पहला पार्ट आया था कि वो 20 से लेकर के 20 हर्ट्ज से लेकर के और 20,000 तक वो सुन सकता है, 20,000 से अधिक कुत्ते सुन सकते हैं, ठीक है। तो 1 हर्ट्ज 1 कंपन प्रति सेकंड होता है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, तो ऊँट को भैया रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ये चीज़ तो आपको कंफर्म बहुत पहले से आपको पता है, ये प्रश्न आपका 2018 में पूछा भी गया है। अगर हम यहीं पर बात करते हैं जीवाणुओं से प्राप्त होने वाले 2 प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक दवाओं के नाम लिखना है आपको। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेरामाइसिन होते हैं, क्लोरोमाइसिटिन होती हैं, आदि विभिन्न एंटीबायोटिक के रूप में उदाहरण हैं या के उदाहरण होते हैं। आदर्श रक्तदाब जो है वो कितना होता है, आदर्श रक्तदाब जो है वो कितना होता है, ये आपका 2018 में पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो स्वस्थ मनुष्य का दाब यानी बीपी 120 और 80 mmHg होता है, और प्रकुंचन दाब 120 Hg होता है, तथा शिथिलन दाब जो होता है वो 80 Hg तक दर्शाता है। रक्तदाब नापने के यंत्र को स्पाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं, स्पाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं इसको नापने वाली मशीन को। अगर यहीं पर हम बात करते हैं यहाँ पर कि मनुष्य की श्रवण क्षमता की आवृत्ति कितनी होती है, तो ये यार ये चीज़ तो मैं आपको अभी ऊपर बता ही चुका हूँ। मतलब क्वेश्चन किसी भी टाइप से आपका पूछा जा सकता है, बस क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और वहाँ पर क्वेश्चन का जो टाइप है मतलब किस तरह से क्या पूछ रहा है, लाइन क्या चेंज करके वो पूछ रहा है, वो चीज़ आपका चेंज हो सकता है। बाकी क्वेश्चन का आंसर जो है वो भैया सेम ही रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो तो आपका सेम ही रहेगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि क्या कारण है कि गुब्बारे को उसमें वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर वह ऊपर उड़ने लगता है। तो वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर गुब्बारा इसलिए ऊपर उड़ता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो है वायु से हल्की होती है, और वायु हल्की होने के कारण गुब्बारा ऊपर उड़ने लगता है। सिर्फ और सिर्फ भाई साहब यही कारण है, ठीक है। अगर बात करते हैं यहाँ पर कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करना चाहिए, ये आपका 2018 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। यानी निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस वाला अवतल लेंस जो होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। और यह लेंस क्या होता है, प्रकाश किरणों को अपसारित करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है, जिससे निकट दृष्टि दोष जो है वो दूर हो जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि हम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है, 2019 में पूछा भी गया है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो अगर गैस प्रकृति के रूप में 0.3 से लेकर के और 4 तक मतलब 0.4% तक पाई जाती है, और यह सूर्य से आने वाली किरणों को रोकती भी है लेकिन उन्हें वापस भी नहीं जाने देती। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग अर्थात पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, मतलब गर्मी बढ़ जाएगी पृथ्वी पर, जीवधारियों को सांस लेने में परेशानी होगी,
पहाड़ों की बर्फ़ पिघल जाएगी, जैसे समुद्र जल स्तर जो है वो बढ़ जाएगा, पृथ्वी का जो भूभाग है वो कम पड़ जाएगा, और समुद्री किनारों वाले शहर हैं जैसे कि मुंबई हो गया, सूरत वगैरह हो गया, ये सभी क्या हैं, ये सभी डूब जाएंगे और ख़तरा जो है वो बढ़ जाएगा। ये सिर्फ होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि जड़ किसे कहते हैं और पौधे में पाई जाने वाली जड़ें जो हैं वह कितने प्रकार की होती हैं। तो जड़ जो है पृथ्वी का वह हिस्सा है जो ज़मीन से के नीचे रहता है, और इसके दो भाग होते हैं, एक तो मूसला जड़ और एक झगड़ा जड़। झगड़ा जड़ यानी कि झगड़ा जड़ वो होती है जो ज़मीन के अंदर 3-4 सेंटीमीटर तक जाती है, और झगड़ा मतलब जैसे कि बाल झगड़े हुए होते हैं, ऐसे ही तमाम रेशे होते हैं झगड़ा जड़ में। जबकि अगर मूसले जड़ की बात करते हैं तो मूसले जड़ में क्या होती है, प्राथमिक जड़, द्वितीयक जड़, तृतीयक जड़, इनसे तृतीयक जड़ी होती है, मतलब यहाँ पर द्वितीयक और तृतीयक जड़ें भी होती हैं, और वो बहुत अधिक गहराई तक जाती है। जो प्राथमिक जड़ होती है वो सीधे बहुत अधिक गहराई तक जाती है, वो पेड़ को सीधा और ठोस बनाए रखती है, खड़े रखती है और गिरने नहीं देती है, ठीक है। यानी कि यद्यपि बरगद जैसे पेड़ों में अपस्थानिक जड़ें भी पाई जाती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर हम लोग कि कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है। तो कैंची जो है प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, इसमें एक सिरे पर बल लगाते हैं और दूसरे पर भार के बीच में आलंब होता है। पॉलीथीन बहुलक के दो उपयोग लिखना है, 2019 में ये भी पूछा गया है। तो पॉलीथीन बहुलक के दो उपयोग क्या होते हैं, प्लास्टिक के जो थैले होते हैं, है ना। चलिए प्लास्टिक के जो थैले होते हैं, प्लास्टिक के थैले बनाने में, पॉलीथीन का उपयोग प्लास्टिक के थैले बनाने में, प्लास्टिक फिल्म बनाने में और जी ऑम्ब्रेंज बनाने में, और प्लास्टिक बोतल तथा अन्य पात्र बनाने में इनका प्रयोग जो है वो किया जाता है। दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है वो आपको बताना, 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो दूरदृष्टि दूर करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा जंतु मरुस्थलीय वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है, ये आपका 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो मरुस्थलीय वातावरण के लिए ऊंट सबसे अधिक उपयोगी जीव है, क्योंकि इसे प्यास बहुत कम लगती है, ये 6-6 महीने तक पानी नहीं पी सकता है, और इसके पैर गद्देदार होते हैं जो मरुस्थल रेत में आसानी से चल पाते हैं और धंसते भी नहीं हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सेकंड पार्ट था अतिलघोत्री का 2 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं मैंने, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। यहाँ पर एक पार्ट मैंने एक दिन आज के दो दिन पहले मैंने कंप्लीट किया था, और आज एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे अपने बहुविकल्पी, देख सकते हो आप लोग नीचे मैंने आपको स्लाइड जो लगा के रखी है वो बहुविकल्पी वाली ही लगा के रखी है। तो अतिलघोत्री वाला जो पोर्शन था वो हमारा खत्म हो गया। उम्मीद करते वीडियो पसंद आएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त मित्रों के साथ शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।